डॉक्टर राधारमण त्रिपाठी, सर, जो नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के चर्चा एक कल से खूब जबरदस्त रूप से हो रही है, इनफैक्ट परसों से हो रही है। चर्चा तो उसके कुछ पहले से थी, लेकिन परसों जो शाम को वीडियो वायरल होता है जिसमें इन सारे लोगों की पुष्टि हो जाती है कि मामला 10,000 करोड़ का है, उसका असर सर छत्तीसगढ़ में क्या दिखाई दे रहा है? क्या माहौल उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में है? और दूसरा, जो अभी चूंकि कल वहां पर वोट होना है, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे चल रहे हैं, जो गारंटियां दी जा रही हैं एक दूसरे के सापेक्ष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर गए, अमित शाह वहां कहे आए कि आप एक दिवाली मना चुके हैं, अगली दिवाली 3 तारीख को मनेगी। तो अमित शाह का भी नाम नरेंद्र सिंह तोमर वाले मामले में आ रहा है। तो क्या वहां भाजपा के लिए अभी दिवाली मनाने जैसी स्थिति दिख रही है? धन्यवाद राय साहब। सबसे पहले तो मैं देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। इंटरनेट की बड़ी समस्या है। बहरहाल सर, छत्तीसगढ़ में और इंटरनेट की समस्या अगर आप उठाएंगे तो आप सीधे मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा जो है हमारे भारत में मिलता है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छी स्पीड जो है भारत में मिलती है। मोदी जी ने ऐलान किया है। आप समझ लीजिए कि आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर के। सर, मोदी जी के ऐलान को लेके तो पूरा देश जो है इस समय आंदोलित है। उनकी गारंटियां, उनके वायदे, और मैं उन पे अभी नहीं जाऊंगा। पहले तो क्योंकि 5 राज्यों में जो दूसरे और अंतिम दौर की खंदक की लड़ाई, जिसे डोर टू डोर कंपेनिंग अभी चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी 90 सीट में केवल 20 का चुनाव हुआ था, और 70 सीट यानी मेजोरिटी 17 के चुनाव में ही डिसाइड होगी कल की। तो मेरा मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, और ऐसे समय चुनाव आयोग की नोटिसें भी आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे आज अभी खबर आई कि भाई ये तानाखार एक जगह है जहां कभी अजीत जोगी सीएम थे, जिस क्षेत्र से वो लड़ते थे। उसी रीजन से उनके बड़े प्रिय शिष्य थे, और जो भाजपा में शामिल हो गए, रामदयाल उइके, उनके पास 11 लाख रुपए उनकी गाड़ी में वो बैठे हुए थे और जब्त हुआ। तो उसके वीडियोस आ रहे हैं। तो तरह तरह की चीजें आ रही हैं। और जो आपने एक बात कही थी, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे कृषि मंत्री जी थे, या हैं, अभी भी कह सकते हैं, तो यदि चुनाव हारे जीते तो क्या स्थिति बनेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चुनाव भी लड़ रहे हो। उनके बारे में जो वीडियो आए हैं, तो मैंने भी देखा। वो वीडियो को हल्के में नहीं लिया जा सकता राय साहब। जिस तरह से वो व्यक्ति अपनी कंपनियों के नाम, अपने आईसी खातों को दिखा रहा है, जिस तरह से अपने घर का पता बता रहा है, सारी जानकारियां देते हुए 10,000 करोड़ के लेन देन की बात कर रहा है। बाकायदा एक एक डिटेल देने को तैयार है। साथ में कहता है कोई निष्पक्ष मीडिया अगर चाहे तो मुझसे और बाकी जानकारियां भी ले सकता है। तो एक तो होता है कि सुरसुरी फैलाना, सनसनी फैलाने के लिए अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरों की तरह आधा सच आधा झूठ परोस देना, एक अलग बात होती है। और एक में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपना अपना घर का पता, अपना नाम, अपनी कंपनी, सारी जानकारियां, अपने पिताजी का रेफरेंस की, उनके फोर फादर्स स्वतंत्रता सेनानी थे, और अकाली दल की स्थापना उनके परिवार ने की है। उसके बाद ऐसे परिवार का व्यक्ति अगर लगाता है, तो हम केवल ये कह के कि नहीं आप कनाडा में हो इसलिए झूठ बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मामला हमारे देश के 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। और और भी इसके कई और भी कई इसके प्रारूप हो सकते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। यहाँ पे ईडी वगैरह क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम। धान और चावल के व्यापारियों के यहाँ छापे मार रही हैं, ईटे के व्यापारियों के यहाँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चवन्नी अठन्नी बटोरने में लगी हुई है ये। 508 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। 10,000 करोड़ की जहां बात आ रही है, वहां कोई खंगालने नहीं पहुंच रहा, जो कि पूरी पुख्ता जानकारी देने को अगला तैयार है। भाई वहां तो छत्तीसगढ़ की पुलिस तो नहीं जा सकती ना, महादेव ऐप तो है नहीं छत्तीसगढ़ पुलिस छापा मारे। तो ये बड़ी चीज है कि अब सरकार को लेके जैसे 508 करोड़ का आपने लगा दिया आरोप भूपेश बघेल, किसने दिया, कहाँ का पैसा आया, कैसे आया, हवाला कहाँ आया, किस खाते में गया, कुछ भी नहीं आपके पास है। केवल कह रहे हैं कि एक शख्स में बाहर बैठा हुआ वीडियो बता देता है कि 508 करोड़ हमने दिए। और दूसरी तरफ एक शख्स 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, खाता दिखा रहा है आपको, अपने घर का पता बता रहा है, सब चीज बता रहा है, बोलता है आइए और जानकारी ले लीजिए।
तो मामला बड़ा हो जाता है। जनता देख रही है कि जो पार्टी विद द डिफरेंस में एक बात आती थी कि भाई हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, घोटाला नहीं किया, लेकिन पहली बार इस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर के मामले को लेकर जिस तरह से पुख्ता सबूत मिले हैं, बोफोर्स वगैरह में इतनी जानकारियां इकट्ठा करने में राय साहब 5 साल लगे थे, 10 साल लगे थे, और बाद में पता चला कुछ भी नहीं है। लेकिन आज तो यहाँ प्रथम दृष्टिया इतने सारे सबूत लेके कोई व्यक्ति सामने है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे हल्के में लिया जाना चाहिए, और चुनाव पे इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। क्योंकि भूपेश बघेल के ऊपर जो पड़ना था, जो कि भूपेश बघेल को तो पिछले चुनाव से ही आपने दुनिया भर के आरोप लगा के सीडी कांड में जेल डाल दिया था, और इस साल ईडी कांड में फंसा रहे हैं। तो यहाँ की जनता उन्हें प्यार करती है, मुझे जो समझ में आ रहा है। और घोषणा पत्रों का जो युद्ध हुआ, उसमें भाजपा ने कर्ज माफी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। धान की कीमत में भी ये हार गए, जो आगे बढ़ने की बात थी। तो इन्होंने अपना दिल और खजाना दोनों उतना नहीं खोला किसानों के लिए, जितना किसानों को उम्मीद थी। अभी भी किसानों की सारी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर कोई बढ़ चढ़ के कुछ देने की बात कर रहा है, और पिछले बार जिसने कोशिश भी किया है, तो वो बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के 80% वोटर के लिए। और 7वां मतदान एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में तो मेरा मानना है इसी मुद्दे पे होने जा रहा है। और दिवाली वाली जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको साल भर पहले से कह रहा था कि ठीक चुनाव के पहले ये दिवाली की बात करेंगे, राम मंदिर की घोषणा की बात करेंगे, भव्य आरतियां होंगी, और कोशिश करेंगे कि धर्म के नाम पे वोटों का पोलराइजेशन हो जाए। तो अब धान और धर्म दोनों की बात है, तो छत्तीसगढ़ में तो धान जीतते नजर आ रहा है, और धर्म को लेके भी यहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। यहाँ का वोटर भी बड़ा समझदार है। मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का जो वोटर है, आप जब से 2001 में छत्तीसगढ़ बना है, तब से सारे चुनाव को आप उठा के देखिए, इसके ज्यादातर फैसले बेहद सटीक रहे हैं। केवल 2 बार वो गड़बड़ी किया था, जिसका प्रायश्चित उसने किया, जब धान का बोनस देने का वादा करके सरकार नहीं दी, और इसी कारण कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया था इन्होंने। तो अब जो है, दिवाली तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता था नेक टू नेक मामला है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है दिवाली के बजाय दिवाला न निकल जाए जी। कम से कम छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की स्थिति भी अप्रत्याशित होगी, जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ पुष्पराग जी से, कि मध्य प्रदेश में भी जनता सारे फैक्टर को अलग रख दीजिए, एक बड़ा फैक्टर यह है कि पिछले बार जनता ने जनमत दिया था और आप तोड़ फोड़ के सरकार बनाए थे। वो जो नाराजगी है, वह भी इस बार के वोटिंग में एक असरकारी फैक्टर के रूप में काम करेगी। और अन्य वायदे गारंटियां तो है ही, गारंटी का मतलब ही क्या अगर गारंटी दे के आप पूरा नहीं करते राय साहब। अब प्रधानमंत्री जी मतलब देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, अगर उनके मुंह से कोई शब्द निकलता है, तो उसके मायने होते हैं, वो पूरे होने चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि भाई मेरी गारंटी सही है, मध्य प्रदेश में कहते हैं, और कांग्रेस फर्जी वादे और गारंटी दे रही है, तो पब्लिक कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। क्योंकि पब्लिक के पास, वहां तो माइक तो पब्लिक के पास नहीं है जो पलट के बोले कि सर आपने जो घोषणा की, आपके जो वादे थे वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन पब्लिक आप देखिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, पब्लिक एक दूसरे का मुंह देखने लगती, ये क्या कह दिया प्रधानमंत्री। तो ये चीजें दर्शा रही हैं कि 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगा, तो उसमें से कौन सा जिन्न निकलेगा, उस जिन्न के हाथ पैर अब गिने जा सकते हैं। जी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, क्या वहाँ छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की योजनाएं हैं सियासी दलों की तरफ से? और दूसरी चीज ये कि वहाँ अब रोहिंग्याओं का जिक्र हो रहा है छत्तीसगढ़ में लव जिहाद का जिक्र हो रहा है। भाजपा जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बताने में लगी हुई है। साथ ही साथ एक और चीज है, अमित शाह साहब ने जिनका जिक्र किया, एक जो साझा सीट के उम्मीदवार हैं ईश्वर साहू, उनको लेकर के जिक्र किया कि ये न्याय के प्रतीक हैं। अब तो ये जो मामले हैं, इस तरीके के मामलों से आखिर कौन सा प्रयास हो रहा है? एक तरफ जहां मुद्दों की बात हो रही थी, अचानक से मुद्दों को किनारे हटा करके, अपनी घोषणाओं पत्र का जिक्र किनारे हटा करके, और आप इन मुद्दों पर आ गए, रोहिंग्या पर आ गए, लव जिहाद पर आ गए, न्याय के प्रतीक ईश्वर साहू को आप ले आए। ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की शायद हत्या हुई थी, वही ईश्वर साहू हैं जिनको उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये क्या क्या चल रहा है वहां पर इसको लेकर के? राय साहब, पहली चीज तो मैं कहूंगा कि कर्नाटका चुनाव के बाद
पहली बार ये जो 5 राज्य के चुनाव है, इनमें भाजपा जो है कांग्रेस की रणनीति में फंसी हुई नजर आती है। इससे पहले चुनावों में भाजपा बड़े बड़े वादे, मंचों पे बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, और वास्तव में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ताओं को, इस तरह के अच्छे वक्ताओं को बुला के वोटर्स को मेस्मराइज कर लेते थे और सरकार भी बन जाती थी इनकी। लेकिन कर्नाटका चुनाव में पहली बार हमने देखा कि मतलब राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद जब उन्होंने, कांग्रेस को भी समझ में आया कि जो हमारे जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे समाज के, हमें उनको लेके जाना चाहिए, राजनीति उन पे होनी चाहिए। और उन्होंने मुद्दे को नहीं छोड़ा, अपना अखाड़ा नहीं छोड़ा, इनका जो धर्म का अखाड़ा है उस पर बार बार खींचने की कोशिश की उन्होंने कांग्रेस को, लेकिन उस पर गए नहीं। यहाँ तक कि कर्नाटक में बजरंग बली वाला आपने देखा, और छत्तीसगढ़ में भी अब वही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुद्दों की लड़ाई में तो हार चुके हैं। संदीप बिल जी ने राजस्थान के बारे में बताया, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान, फिर महिलाएं, और फिर तीसरा है जो वनोपज पे आधारित परिवार है, एक बड़ी संख्या में लगभग 13 लाख परिवार। और तो किसानों को इन्होंने धान के मूल्य में अधिकतम मूल्य देके साधा। पिछले बार भी चूंकि दिया था, इसलिए किसानों को भरोसा है कि पिछले चुनाव जीतने के बाद इन्होंने जो घोषणा की थी उस पर धान खरीदने का पूरा प्रयास किया और 90% से ज्यादा सफलता पाई। दूसरी चीज है, कर्ज माफी की बात की थी, कमोबेश ऊंच नीच को छोड़ दे तो कर्ज माफी भी हुआ। इस बार कर्ज माफी का तो भाजपा ने जिक्र ही नहीं किया। महिलाओं को जहां तक सवाल है, महिलाओं को 15,000 देने की बात इन्होंने भी की है, कांग्रेस ने की, तो महिलाएं भी जुटी हैं उनके साथ। फिर आंगनवाड़ी, जो एक बहुत बड़ा, हर गांव में आंगनवाड़ी का यहाँ पे नेटवर्क है और गांव की महिला वोटरों में बड़ी पैठ है, तो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जा रहा है। वो भी भूपेश बघेल के कार्यकाल में ही हुआ है। तो इसके अलावा मैंने बताया कि बस्तर, सरगुजा, अमरकंटक, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खेती से ज्यादा जमीन जंगल की है और वहाँ के परिवार वनोपज पे आश्रित है। तो प्रमुख वनोपज में तेंदुपत्ता है, तो उसका इन्होंने 6,000 रेट दिया, जो भाजपा से ज्यादा रेट है। बोनस भी इन्होंने दिया, तो दोनों में बाजी मार ले गए। फिर साथ ही साथ एक बड़ी योजना जो है, जी। मेरा मानना है, जो PG2, जिसे प्राय लोग जिक्र कम करते हैं, KG to PG, मतलब पहली पग से लेके KG से लेके सीधा PG तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। और इस पे यकीन भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 700 से ज्यादा आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल ने बनाए, जो केवल न केवल कागज पे हैं बल्कि सच में काम कर रहे हैं। और 4 जी। सालों में वहां से अंग्रेजी पढ़ के आदिवासी बच्चे जो निकल रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी वहाँ किसी भी पब्लिक स्कूल से कमतर नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो प्रायः जिसे यकीन करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये सच है कि सरकारी स्कूलों में हालत यह है कि लोग पब्लिक स्कूल से बच्चे निकाल के आत्मानंद स्कूल में डाल रहे हैं। तो ये जो है, ये बड़ी लाइनें हैं और ये असल मुद्दे हैं। जो अस्पताल हैं, अस्पतालों के नवीकरण का, अस्पतालों के विस्तार का, अस्पतालों में सुविधाओं को लेके जो काम हो रहा है, तो इन चीजों को लेके मेरा मानना है कांग्रेस अब असल मुद्दों की राजनीति पे आई है और भाजपा को मजबूर किया है। यही कारण है कि भाजपा का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए तो लगता है कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट जी। किया है और केवल कुछ ही बिंदु अलग होंगे और ज्यादातर घोषणाएं वही हैं जो कांग्रेस की। तो अब क्या है, धर्म के अखाड़े से निकल के भाजपा को कम से कम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी, तेलंगाना में भी और मिजोरम में, 5 राज्यों की मैं बताऊंगा, कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 60% भाजपा को उतरना पड़ा है। लेकिन वो अपने उस अस्त्र को अभी भी नहीं भूले हैं, उसको भांजते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे चमत्कार हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। काठ की हांडी जी। एक बार 2 बार चढ़ती है। अब जी। अब मुझे नहीं लगता उस अस्त्र में जान है। जी।